तो सिस्टम को अगर सुधारना है तो सिस्टम को सुधारेगा बाहर का आदमी, जो मैं हूं, जो जन स्वराज के ना चले कि मुझे गुजरात को लेबर देना है, तमिलनाडु को लेबर देना है। नहीं, मुझे आर्टिफिशियल 2016 में ये स्कैम, एक बार पहले मैं इसको स्कैम शब्द का इस्तेमाल, क्राइम के दो कारण होते हैं और दानापुर में भी क्राइम के रोजगार दो तरीके का होता है। एक होता है सरकारी नौकरी, शासन का पहला होगा ना कि भाई मेरा 90 दिन में 100% एफआईआर डिस्पोज होता है, अगर उसको 180 दिन ले तो मैं आईजी से परमिशन ले। और पैरवी कार्ड तभी तक रेलिवेंट है, उसका तभी तक महत्व जब तक एक भी इको टूरिज्म का या एडवेंचर टूरिज्म का या वाटर स्पोर्ट्स का, पैराग्लाइडिंग का, पैरासेलिंग का कोई भी सुशासन के चक्कर में क्या हुआ, तुरंत से मंत्री खड़ा होकर के नहीं हमारी बहुत स्वच्छ सरकार है, हम करप्शन फ्री सरकार है, ये है वो है। ये मजाक नहीं है, ये है करप्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, उसको स्किल दे रहे हैं और वो माल बना के। सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विधानसभा में वायदे किए जाते हैं और उसके खिलाफ कोई पैसे का प्रोविजन, बैंगलोर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, पूना में नौकरी कर रहे हैं। बिहार को कोई टेक्नोलॉजी आया, वो उसका सूर्योदय हुआ, बिहारी ने लगाया ना, तो सरकार क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ना नाबार्ड के साथ मिलकर 3 साल में 20,000 अंडे का प्रोडक्शन को पहुंचाया। अंडा का कभी अभाव नहीं था, आज तक आपने नहीं सुना कि दुकान में गए और अंडा उपलब्ध नहीं, आप जब जाए खरीद के लेके। मैंने बाजार था, हमारे बाजार में बहुत तरह के कला, मैंने उद्योगों की संभावना है, हमारे पास बहुत तरह के टैलेंटेड लोग हैं, मगर सरकार ने कभी बड़ी इंडस्ट्री, बहुत उद्योग नहीं लगाएगा। अगर 1000 एकड़ में टाटा ने नैनो की फैक्ट्री लगाई तो उसमें 1000 आदमी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये किसी भी देश के रोजगार और इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी होती है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्सक्लूसिव बिहार और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ। अभी हमारे साथ मौजूद हैं प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी संजीव श्रीवास्तव जी। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार बिहार में बेरोजगारी की समस्या देखा जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव और विजन का अभाव, नेताओं के और अधिकारियों के विजन का अभाव इसका मेन कारण है। क्या होता है कि जनसंख्या एक बाइंग कैपेसिटी होती है और रोजगार दो तरीके का होता है, एक होता है सरकारी नौकरी और एक होता है प्राइवेट इंडस्ट्री, जहाँ पे जो नौकरी पैदा करती है। एमएसएमई जो होता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये किसी भी देश के रोजगार और इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी होती है। बड़ी इंडस्ट्री बहुत उद्योग नहीं लगाएगा। अगर 1000 एकड़ में टाटा ने नैनो की फैक्ट्री लगाई तो उसमें 1000 आदमी को ही रोजगार मिलेगा, मगर अगर 1000 करोड़ की एमएसएमई लग जाएगी ना तो लाखों लोग को रोजगार मिल जाएगा। तो हमारे सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव का कारण एक्सप्लेन अगर मैं करता हूँ, हम बाजार हैं, बहुत बड़ा बाजार है, हमारे पास बहुत तरह के कला, मैंने उद्योगों की संभावना है, हमारे पास बहुत तरह के टैलेंटेड लोग हैं, मगर सरकार ने कभी फोकस नहीं किया। अगर मैं अपने जीवन काल से आपको उदाहरण दूं तो 2016 तक बिहार में 20,000 अंडा पैदा होता था, बट हमारे यहाँ अंडा का कभी अभाव नहीं था। आज तक आपने नहीं सुना कि दुकान में गए और अंडा उपलब्ध नहीं, आप जब जाए खरीद के लेके। मैंने बाजार था, बाजार में सामान भी उपलब्ध था। आता कहाँ से था? बरवाला पंजाब या नमक्कल तमिलनाडु से। तो रोजगार कहाँ पैदा होता था? वहाँ, यहाँ आके माल बिकता था। हमने नाबार्ड के साथ मिलकर 3 साल में 20,000 अंडे का प्रोडक्शन को पहुंचाया 3.5 करोड़। ठीक है, 80,000 लोगों को रोजगार मिला, 1500 करोड़ का गाँव 1545 करोड़ 75 लाख का गाँव में उद्यम लगा। बिहारियों ने लगाया, उसी बिहारी ने लगाया ना, तो सरकार क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ना विजन था ना ये था। जबकि देखने की बात की कि अंडा आ भी रहा था, अंडा बिक भी रहा था, गाँव के हर गाँव में अंडा उपलब्ध था, मतलब सप्लाई चेन भी प्रॉपरली एस्टैब्लिश था। दूसरा उदाहरण देता हूँ, गुजरात में एक शहर है दाहोद, वहां पे सिर्फ प्लास्टिक बनती थी, सिर्फ प्लास्टिक का बैग बनता था, पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई होता था। तो जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो चारों तरफ मायूसी छाई हुई थी, तब मैंने और एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमने मिलकर बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान में हम पहले राज्य थे जिसने मेरे इनिशिएटिव पे बायो कंपोस्टेबल प्लास्टिक का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। करीब 400 लोगों की ट्रेनिंग हुई, इसमें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी साथ मिला। अभी तक 9 उद्योग लग गए। बट क्या है कि अब दाहोद की जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है, मैं आपको गुजरात और बिहार के कंपैरिजन में, आप खाली गुजराती को नेता लोग आजकल गाली दे रहे हैं, वैसे नहीं, उनकी उद्यमिता को पहचानिए। उन लोगों ने प्लास्टिक की फैक्ट्री को, चूंकि प्लास्टिक बैन हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक, तो उसको बायो कंपोस्टेबल में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। कुछ दिन के बाद वहां से सारा माल जब यहाँ घुसने लगेगा, तब जो हमारा उद्यमी यहाँ पे प्लास्टिक का फैक्ट्री लगाएगा उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद वहां से सारा माल जब यहाँ घुसने लगेगा, तब जो हमारा उद्यमी यहाँ पे प्लास्टिक का फैक्ट्री लगाएगा उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि दाहोद एक शहर है, उसमें हजारों लाखों फैक्ट्रियां लग गई, तो उन्हें रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, इकोसिस्टम बन गया, जो हम लोग चाह के अभी तक नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? सरकार देख ही नहीं पा रही, उसको विजन ही नहीं है।
अरे भाई, ये विजन का अभाव बिहार आज तक ये दंश झेला है। मैं अब लोगों को समझाता हूँ, हमारे नेताओं के विजन का अभाव देखिए। मैं जब से होश संभाला है, मैंने अपनी जिंदगी में 6 सनराइज देखा है बिजनेस का। बिजनेस सनराइज मतलब कोई नया टेक्नोलॉजी आया, वो उसका सूर्योदय हुआ, मतलब धीरे धीरे बढ़ने। जैसे जब मैं क्लास 4 में पढ़ रहा था तो पहली बार फौज में कंप्यूटर लैब बना था, और हमारे जैसे बदमाश बच्चे को भी एक ऑर्डर था कि आपको हफ्ता में 1 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठना है, कुछ नहीं तो आप वहाँ पे गेम ही खेलिए। वो एक ऐसे डंडा चलता रहता था, बॉल, वही एक, मगर आपको उसको साथ फेमिलराइज होना है। आज वही कंप्यूटर घर घर में मौजूद है। आज आप इस रूम में देखेंगे तो यहाँ 3 कंप्यूटर मिल जाएगा, हो सकता है आप दोनों का मोबाइल भी स्मार्टफोन हो तो 5 कंप्यूटर्स हो गए। बिहार को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ उपभोक्ता बन के रह गए। दूसरा सनराइज मैंने देखा सॉफ्टवेयर का। सारे बिहारी बैंगलोर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, पूना में नौकरी कर रहे हैं, बिहार को कोई फायदा हुआ नहीं। इसी तरीके से सोलर, टेलीकॉम, अब जो नया है आर्मामेंट, मैंने हथियार, पूरा यूपी हथियार बना रहा है। वेबलेस स्कॉट पिस्टल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक वहां बन रही है। हमारे बिहार को कोई फायदा हुआ नहीं? हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे नेताओं में वो विजन नहीं है। तो रोजगार कहाँ से आएगा? एमएसएमई में वही देख लीजिए भैया, हम लोग जो भी सामान खरीद रहे हैं बाहर से ला रहे हैं, दूसरे राज्य बना रहे हैं, हम लोग उपभोक्ता बन के रह गए। यहाँ से लेबर जाता है और उसी का पैसा जब बिहार आता है तो उसके घर वाले यहाँ माल खरीदते हैं। क्या सरकार को नहीं दिख रहा है? सरकार सीरियस नहीं है। जिस दिन हमारे जैसा विजनरी सरकार आ जाएगी, आप विश्वास कीजिए, गांव में गांव उद्योग खुल जाएगा, बाजार भी यहीं पे है। सरकार ना उसमें बेचने में मदद कर रही है, ना सरकार लोन दिलाने में मदद कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। मैंने अपने प्रैक्टिकली करके देखा है, ये बहुत आसान काम है। अगर कोई सरकार करना चाहे तो, इनको इच्छा ही नहीं, इनको तो मतलब है लेबर सप्लायर स्टेट बनने से तो भेज रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था प्रधानमंत्री जी का, उसी के तहत तो नीतीश कुमार अभी 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया देने का काम किए हैं। इसको कैसे देखते हैं? आपको मेरे बारे में रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं आप? हाँ, कर रहा हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान को ही है यार, हम हिंदू हैं, हम अपने भगवान को भी क्रिटिसाइज कर सकते। ये तो रोजगार बढ़ाने का एक, ये 2016 में ये स्कैम, एक बार पहले मैं इसको स्कैम शब्द का इस्तेमाल करूंगा। 2016 में भी एक नीतीश कुमार जी ने ये योजना निकाली थी कि हर महिला को उद्यमी बनाने के लिए पैसा देना है, एक को नहीं मिला। देखिए, सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्लियरली लिखा है कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां विधानसभा में वायदे किए जाते हैं और उसके खिलाफ कोई पैसे का प्रोविजन नहीं रखा जाता है। मतलब वो खोखले वादे लोग चुनाव में करते हैं ना। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां विधानसभा में खोखले वादे किए जाते हैं, उसके अगेंस्ट में 1 रुपये नहीं मिलता है। मेरे फेसबुक में जाइएगा, अखबार का कटिंग है, 2017 में एक अखबार ने छापा था कि एक महिला को नहीं मिला। अब 10,000 पे बात करते हैं। 10,000 रुपये में कौन सा व्यवसाय शुरू हो जाएगा? आप फल बेच सकते हैं, सब्जी बेच सकते हैं, एक ठेला लगा सकते हैं। आजकल बिहार में कहाँ ठेला नहीं है, कहाँ फल और सब्जी नहीं बिक रहा है? हमको ये बताइए भाई। बिजनेस का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी। बिहार में कहाँ ठेला नहीं है? किस गांव, मैंने एकदम अंदर इंटीरियर इलाके में भी चल जाए, फल और सब्जी नहीं मिलता है। लेकिन जिस महिला के पास अगर कुछ रोजगार करने के लिए एक भी पैसा नहीं है, उसके लिए तो 10,000 बहुत मदद हो जाएगा। देखिए, आप पूरा स्कीम को पढ़िए। अभी 10,000 देंगे, चुनाव का समय 10,000 दे दिए, वोट खरीद लिए। उसके बाद 1.5 साल या 1 साल के बाद सर्वे करेंगे और फिर 2 लाख का लोन देंगे। आपको लगता है जो महिला 10,000 रुपये ली है, ये 2 साल के बाद या 1 साल या 1.5 साल के बाद 2 लाख के एलिजिबल होगी? भैया, ये जो 10,000 रुपया गया है, इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो दिस इज अ वेरी इनोवेटिव वे टू इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन। ये एक तरह का करप्शन है। मैंने आपको घूस दिया है 10,000 रुपये का, ये घूस दिया गया है। ये बहुत ही इनोवेटिव वे है, बहुत ही इनोवेटिव वे। जो महिला को आज 10,000 रुपये मिला है, आप 1 साल के बाद, जैसे उस अखबार ने सर्वे किया था, सर्वे करा लीजिए कितने को 2 लाख रुपए मिला है। बस ये जो छोटे उद्यम है, इसको कैसे प्रमोट किया जाता है? अगर आप सीरियसली सरकार को प्रमोट करना चाहते हैं तो मैं एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, biswabangla.com। वहाँ जाइए, बंगाल गवर्नमेंट का एमएसएमई का वेबसाइट है। हमारे ही बिहार का ही एक आईएएस अफसर ने वहाँ पे इसको प्रमोट किया। उस वेबसाइट में आप जाइएगा, आपको गुड़ मिलेगा, साड़ी मिलेगी, बर्तन मिलेगा, मिठाई मिलेगी। गांव में बनने वाला हर चीज वहाँ, अचार तचार सब उस वेबसाइट में मिलता है। एयरपोर्ट पे जाइएगा, उसका दुकान मिलता है। मैंने खुद वहाँ से एक बंडी खरीदी है, हाथ से बना हुआ।
मेरी वाइफ ने साड़ी खरीदा है, हम लोग मिठाइयाँ ऑनलाइन मंगा लेते हैं। इसको बोलते हैं सीरियसनेस, कि आप उस महिला को एक इकोसिस्टम दे रहे हैं, उसको पैसे दे रहे हैं, उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, उसको स्किल दे रहे हैं, और वो माल बना के आपके माध्यम से बेच रही है। 10,000 रुपये दे दिए, हो गया, उसमें व्यवसाय हो जाएगा, बिजनेस मॉडल बन जाएगा, बिजनेस खड़ा हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा। क्या मजाक है ये मजाक नहीं है, ये है करप्शन। दिस इज अ वेरी वेरी इनोवेटिव वे, एकदम नवाचार है, ये नया तरीका है करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। अगर आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो रोजगार करने के लिए क्या करेंगे, बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या करिएगा? मैं पहले से ये काम कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई नया नहीं है। मैंने दानापुर में अपने चुनाव के पत्र में भी लिखा है कि मैं महिलाओं का क्लस्टर डेवलपमेंट करूंगा। क्लस्टर डेवलपमेंट का मतलब होता है स्किल, रॉ मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट, बाईबैक। मैं उद्योग का वही बनाऊंगा। बहुत सारे उद्योग हैं, आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भैया देखिए, मेरे से पूछेगा तो मैं 4 घंटे कर दूंगा, आपका वीडियो उतना लंबा चलेगा नहीं। आप ना, एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है चंदन का, सिर पे जो लगाते हैं, नोएडा में उसकी फैक्ट्री है। उसको खोलिएगा ना, उसमें लिखा था मैन्युफैक्चर्ड बाय सच एंड सच इंडस्ट्री नोएडा। उसमें लिखा था शुद्ध गंगा जल से निर्मित। अब शुद्ध गंगा जल नोएडा में कहाँ से मिलता होगा उसको? हमारे यहाँ तो साक्षात गंगा जी हैं, हमारे यहाँ साक्षात गंगा जी। हम यहाँ पे चंदन बना के अगर लगेंगे, हम बेचने का सिस्टम डेवलप कर देंगे, तो हमारे लड़के 2 लाख 3 लाख रुपए में जो उद्योग लगा लेंगे, वो साल महीने का 50,000 60,000 रुपये कमा लेंगे। अब दूसरा चीज, हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या देखा था जो नदियों के किनारे सभ्यता बनाई? हमारे गंगा जी के बगल में है, हमारे पास इतना बड़ा फौजी कैंटोनमेंट है, इतने रिटायर्ड फौजी हैं। क्या हमारे पास एक भी इको टूरिज्म का या एडवेंचर टूरिज्म का या वाटर स्पोर्ट्स का, पैराग्लाइडिंग का, पैरासेलिंग का कोई भी फैसिलिटी है इस गंगा जी पे? केज फिश फार्मिंग है? अरे इतनी बड़ी नदी बह रही है, केज फार्मिंग है? कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? सरकार के पास विजन नहीं है। मैं अगर दानापुर में आता हूं ना, तो ये पूरा गंगा जी को कमर्शियल स्पेस बनाऊंगा। इतने रिटायर्ड फौजी हैं, नेवी वाले हैं, डाइवर्स हैं, स्काई डाइवर्स हैं, वाटर डाइवर्स हैं, ये इतने लोग हैं यहाँ पे। तो हम लोगों के पास यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी है गंगा जी होने की वजह से, और रोजगार की, इंडस्ट्री लगाने की, मार्केट की, सब कुछ है। सोचने समझने और क्रियान्वयन करने की शक्ति जो है वो नेताओं में नहीं है, जो मेरे अंदर है। मैं कर चुका हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप सरकार की वेबसाइट में जाइएगा, आपको मेरे बारे में रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। 20 साल से जो सरकार चला रहे हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं आप? हाँ कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? भगवान को ही है यार, हम हिंदू हैं, हम अपने भगवान को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं। वो तो नीतीश कुमार जी हैं। मैं हिंदू हूं ना, मैं अपने भगवान को भी क्रिटिसिज्म, उतना मेरे को मोरल और बौद्धिक शक्ति मेरा धर्म मुझे देता है। तो नीतीश कुमार जी हैं यार, इंसान है, क्यों नहीं क्वेश्चन करूंगा? और कोई गलत क्वेश्चन कर रहा हूं तो बता दो जवाब। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, उड़ीसा का उदाहरण दे दूंगा, बंगाल का उदाहरण दे दूंगा, महाराष्ट्र का उदाहरण। तो छोटा छोटा, इतनी बड़ी नदी जिसके पास हो, वो क्या नहीं कर सकता है? 20 साल से उन्होंने सुशासन की सरकार चलाई है बिहार में। देखिए भैया, सुशासन के 8 पैरामीटर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन के हिसाब से। सुशासन के 8 पैरामीटर। चलिए, एक पहला पैरामीटर होता है लॉ एंड ऑर्डर। आपको एक टास्क देते हैं, आप लोग पत्रकार लोग ना सवाल पूछते हैं, इन्वेस्टिगेट नहीं करते। चल जाइए कोनो थाना, आप पूछिए कि 90 दिन में कितना एफआईआर डिस्पोज होता है। भाई सुशासन का पहला होगा ना कि भाई मेरा 90 दिन में 100% एफआईआर डिस्पोज होते हैं। अगर उसको 180 दिन ले तो मैं आईजी से परमिशन लेता हूँ, जाके देखिए ना कितना थाना में 90 दिन में एफआईआर डिस्पोज होता है। चल जाइए वो एफआईआर लिखवाने, बिना पैरवी के हो जाएगा। यही है सुशासन। कौन सा क्राइम बिहार में नहीं है जी? सुशासन सुशासन ये सब देखिए, ये बिहार में मिथ क्रिएट करते हैं और मिथ को फिर परपेचुएट करते हैं। सुशासन इज ए मिथ इन बिहार, जो क्रिएट किया गया है, और सुशासन का दंश हम लोग झेलते हैं। उदाहरण बताता हूं सुशासन का दंश कैसे है। जो लोग न्याय, जो हमारी जो विधायिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका को कंट्रोल करना होता है विधायिका को। विधानसभा में एक बार प्रश्न उठा कि भाई खाद में बहुत भ्रष्टाचार है, ठीक है, 265 रुपए खाद 350 रुपए में बिक रहा है। अगर मैं सरकार का हिस्सा होता, मंत्री होता, तो मैं बोलता ठीक है, आई विल इन्वेस्टिगेट, मैं पता करके आपको बताऊंगा। सुशासन के चक्कर में क्या हुआ, तुरंत से मंत्री खड़ा होकर के नहीं नहीं हमारी बहुत स्वच्छ सरकार है, हम करप्शन फ्री सरकार है, ये है वो है, लंदमन देवानंद दे दिए। दूसरे दिन से 400 रुपये होगा खाद का दाम। क्यों? वो अधिकारी को तो पता है कि मैं कुछ भी गलती करूं मेरे को बचाएगा। ये क्यों बचाएगा? क्योंकि इसको सुशासन का ब्रांड बचाना है।
तो वो तो निरंकुश हो गया। और एक और चीज बताता हूँ, अखबार पढ़िएगा, जब जब चुनाव आता है, चुनाव के 6 से 9 महीने पहले बहुत सारे लोग अरेस्ट होते हैं। फलाना आदमी अरेस्ट हो गया, ढमकाना आदमी अरेस्ट हो गया। उसके बाद 4 साल क्यों नहीं अरेस्ट होते? सुशासन है, 4 साल क्यों नहीं अरेस्ट होते? भाई कितना करप्शन है बिहार में, हम तो कागज खोल खोल के आपको दिखाएंगे ना, कोई एक मंत्री बाकी नहीं रहेगा। सुशासन उशासन कुछ नहीं है, इट इज ए मिथ विच हैज बीन क्रिएटेड एंड परपेचुएटेड। बट अब वो जो लास्ट रिसीवर है ना इस परपेचुएशन का, आम आदमी, वो जानता है कि उसको सीओ ऑफिस में क्या होता है, उसको बीडीओ ऑफिस में क्या होता है, उसको थाना में क्या होता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड सुशासन, इट्स अ मिथ। आप देख रहे हैं लगातार जो क्राइम का मामला है वो बिहार में धीरे धीरे घटते जा रहा है। 2005 के पहले जो कहा जाता था कि क्राइम दिन दहाड़े हो जाता था, अभी तो वो सब खत्म हो चुका है नीतीश जी के सरकार में। देखिए भैया, क्राइम के 2 कारण होते हैं और दानापुर में भी क्राइम के और 2 कारण हैं। पूरे वर्ल्ड में क्राइम 2 कारण से होता है, एक होता है क्राइम रिलेटेड टू पैशन, एक होता है क्राइम रिलेटेड टू पैसा। पैसा? पैशन और पैसा मतलब सेक्स एंड मनी। तो ये जो पैशन वाला क्राइम है ये कभी नहीं रुकेगा, पैसा वाला क्राइम कभी नहीं रुका है, वो नहीं रोक पाए, ये असफलता है। जो पैसा से रिलेटेड क्राइम नहीं रोक पाना ये असफलता है, और ये हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। और दानापुर में जो 2 क्राइम होता है उसका 2 है, एक है जमीन से रिलेटेड, ठीक है। क्यों? दानापुर बहुत प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट है, गुड़गांव और पूना से भी महंगा है, तो जमीन में कच्चा पैसा है। इसलिए आप यहाँ जितने नेता देखिएगा ना, सब जमीन से जुड़े हुए हैं, मतलब जमीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम करते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है यहाँ पे दानापुर में चोरी। जब से शराबबंदी हुई है, अदर नशा इतना इजीली उपलब्ध हो गया है। और आप चले जाइए दानापुर में, चलिए जमीन वाला रिलेटेड मैटर इस तरफ है, अगर पीछे चले जाइएगा बिल्डिंग्स के तरफ में, हर बिल्डिंग में जाइएगा 5 गो चोरी हुआ, 8 गो चोरी हुआ, 8 फ्लैट में चोरी हो गया, 5 फ्लैट में एक भी नहीं पकड़ा। मेरे अपनी बिल्डिंग में 5 आदमी के यहाँ चोरी हुआ था, आज तक तो मैंने नहीं सुना रिजल्ट। तो कहाँ क्राइम कंट्रोल हो गया? कहाँ? देखिए, क्राइम तो मैं एक दिन में, मुझे एसपी बना दीजिए, मैं कल से पटना को 0 क्राइम घोषित कर दूंगा, एफआईआर लिखूंगा ही नहीं। अरे बॉस, रिकॉर्ड होगा तब तो आप लाइएगा, मैं लिखूंगा ही नहीं एफआईआर, हो गया काम खत्म। मैं भाई 0 क्राइम हम लोग हैं, हो गया काम खत्म। तो आपके सरकार लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या करेगी? इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, अगर आप उसको 2 काम करें, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस छोड़ दें। चोर जानता है कि मेरे सिर पे एक किसी का हाथ है, वो पैरवी कर देगा, मैं उलझा दूंगा केस को, बेल निकाल लूंगा, फिर से वही करूंगा। चक्कर क्या है भैया कि हम, पहला चीज है, देयर शुड बी संवैधानिक इंटरवेंशन, विधायिका का इंटरवेंशन होना चाहिए, ओनली ऑन सुपरविजन। मुझे पुलिस को ये पूछना है कि अगर आपके पास कोई गरीब से गरीब आदमी गया, आधा घंटा के अंदर उसका एफआईआर क्यों नहीं लिखा गया? आप उसको बाद में कैंसिल कर दीजिए, उसको बोल दीजिए कि दिस इज नॉट ट्रू। अरे पुलिस तो ट्रू और फॉल्स ही करेगी इन्वेस्टिगेशन का, लिखा क्यों नहीं गया? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 90 दिन में डिस्पोज क्यों नहीं हुआ? आप खाली इसका सुपरविजन कर। नीतीश कुमार गृह मंत्री है ना, जाके पूछे कितनी बार ये दोनों काम उन्होंने, अगर इसको मंथली कोई विधायक रिव्यू कर देगा, आपका 90% काम कर। मगर होता क्या है कि हम लोग बिहार में विधायक नहीं पैरवीकार चुनते हैं, और पैरवीकार तभी तक रेलिवेंट है, उसका तभी तक महत्व है जब तक वो पैरवी करे। अरे थोड़ा इनका एफआईआर देख लीजिए, अरे थोड़ा इनका एफआईआर लिख लीजिए। क्यों इतना पैरवी क्यों करना भाई? सिस्टम क्यों नहीं बना देते हो कि मैं जाऊंगा हर शनिवार आपके यहाँ बैठूंगा, मैं जनता दरबार लगाऊंगा, मुझे पूछना है कि आपने एफआईआर क्यों नहीं लिखा, एफआईआर 90 दिन में क्यों नहीं डिस्पोज हुआ? सिंपल। मैं 1000 लोगों का पैरवी करूंगा, फोन करूंगा, इससे अच्छा मैं हफ्ता में 2 घंटा मेहनत करूंगा, मैं तो हर थाना का रिपोर्ट निकाल लूंगा। और पुलिस खुशी खुशी ये सब काम करती है, पुलिस का वो नहीं है। अब वो खुद को उसको कंफ्यूज करके रखिएगा, उसको हथियार नहीं दीजिएगा, उसको गाड़ी नहीं दीजिएगा, उसको खर्चा नहीं दीजिएगा, तो वो क्या आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कर लेगा वो। हर चीज है ना भाई, सरकार में जब आप रहेंगे तो आपको हर तरह का देखना पड़ेगा। आप जाके देखिए, पुलिस ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो रही है। अगर अच्छे से हो रही है तो लाठी क्यों पड़ रही है सिर पे, कमर के नीचे क्यों नहीं पड़ रही है आंदोलनकारियों को लाठी? भाजपा का एक नेता मर भी गया था ना बाद में, भले ही कुछ भी कहानी सुना दें आप। बारसोई गोलीकांड में सोल्जर हाइट पे फायर हुआ था, एक लड़के को गोली लगी थी, बाद में पुलिस ने बोला हमने मारा ही नहीं गोली, बट वीडियो में है कि फायर करे। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं लगी गोली। उस इंस्पेक्टर का हाथ कंधे के लेवल पे क्यों था जब वो फायर खोल रहा था? तो उसका हाथ नीचे की तरफ क्यों नहीं था? तो
अंधा आदमी यार देख के बता देगा कि गलत हुआ है। बात समझ रहे हैं? तो कहाँ है वो? ये देखिए, ये बहुत सीरियस अफेयर्स हैं और इसको सीरियस लोग हैंडल कर सकते हैं। ये दिन रात करप्शन में लिप्त सिर्फ अपना पैसा बनाने वाले लोग नहीं कर सकते हैं। बिहार में यूथ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी सरकार बनती है तो यूथ के लिए क्या काम करिएगा? एक ही काम करूंगा। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे जालान साहब, उन्होंने बोला था कि जिस दिन बिहार टर्न अराउंड कर जाएगा, यानी सुधार जाएगा, रोजगार में सीरियस हो जाएगा, उस दिन इंडिया की इकोनॉमी 2.1% जीडीपी, इंडियन जीडीपी 2.1% बढ़ जाएगी। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी में अगर बिहार जिस दिन 2.1% ग्रोथ दे देगा, हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसमें बिहार का इंजन जिस दिन लग गया ना, रेल हो जाएगा। और वही मेरा सपना है कि मुझे 2.1% का ग्रोथ जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बोला था उसको लाना है। नरेंद्र मोदी जी तो 2047 तक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, तो इसी के लिए तो देख रहे हैं कि इकोनॉमी को अच्छा करेंगे, सबसे ज़्यादा हमारा इकोनॉमी होगा। बहुत अच्छा सपना वो देख रहे हैं, मगर मैं आपको यहाँ पे एक ही उदाहरण बताता हूँ। अगर वो सपने में बिहारी एक लेबर है तो गलत है। वो क्यों है? आप अगर गुजरात के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू या टीवी एडवर्टाइजमेंट देखेंगे ना, तो वो बोलता है एआई की बात करता है, सुपर चिप्स की बात, माइक्रो कंडक्टर्स की बात करता है, सुपर चिप्स की बात करता है, सुपर कंप्यूटर्स की बात करता है। और बिहार का मुख्यमंत्री जब भाषण देता है ना, तो वही वो 10 से 12 हजार का रोजगार तक में आज तक अटका हुआ है। तो हम दो भारत बना रहे हैं। हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा हूं मैं, बिहार जो है वो हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा है। उसको आप 12,000 की नौकरी का सपना दिखा रहे हैं, 15,000 की नौकरी का सपना दिखा रहे हैं, और दूसरे स्टेट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। तो ये कौन सा है? ये चीज नहीं चलेगा। इसको फुलफिल करने के लिए हमको यहाँ पे ऐसी सरकार चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो ये विजन लेके ना चले कि मुझे गुजरात को लेबर देना है, तमिलनाडु को लेबर देना है। नहीं, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिहार में करना है, मुझे माइक्रो चिप्स जो है, सुपर चिप्स बनाने हैं, वो मुझे बिहार में बनाने हैं। वो विजन जिस दिन आ जाएगा ना, उस दिन सब बराबर हो जाएंगे। आखिरी सवाल है हमारा कि लोग आप जन सुराज पे क्यों भरोसा करें? जन सुराज पे इसलिए भरोसा करें क्योंकि बिहार में अभी तक हर पार्टी सत्ता में रही है। जदयू कांस्टेंट है, नीतीश जी का चेहरा कांस्टेंट है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, दुनिया देख रही है कि करप्शन रुका नहीं, करप्शन चल रहा है। विजन कुछ नहीं चेंज हुआ, वही विजन है, चाहे वो कोई भी पार्टी आ जाए, विजन वही है, करप्शन वही है। हम सिस्टम के बाहर के आदमी हैं, हम सिस्टम को सुधार सकते हैं, बाकी लोग सिर्फ लीपापोती कर सकते हैं। क्यों? वो उस सिस्टम के से पोषण हासिल कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वो सिस्टम ने उनको पोषण दिया है, तो वो क्यों अपने आप को एक्सपोज करने जाएंगे? तो सिस्टम को अगर सुधारना है तो सिस्टम को सुधारेगा बाहर का आदमी, जो मैं हूं, जो जनसुराज है, जो प्रशांत किशोर जी। तो अभी आप सुन रहे थे दानापुर विधानसभा के जन सुराज के संभावित प्रत्याशी संजीव श्रीवास्तव जी को। बाकी इनकी बातों पे आपका क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर दीजिए कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।